हेलो फ्रेंड्स, हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में हम उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे और इसका हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज़ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का कंप्लीट भूगोल, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डिटेल में कवर किया है। तो यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी उत्तर प्रदेश जीके की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और सारे वीडियो आप वहां पर सीरीज से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर है वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। ये हमारा पार्ट 2 होगा इसका, है ना। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया। पहले हम इसकी पूरी थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में एक हमारा महत्वपूर्ण MCQs का सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बक्सर के युद्ध से या फिर बैटल ऑफ बक्सर से। इसके पहले वाले पार्ट में हमने मुगल काल तक कंप्लीट पढ़ लिया था, तो यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर अब वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बक्सर का युद्ध है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी आपको डेट भी याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले देख लेते हैं किन के मध्य में ये युद्ध हुआ था। तो देखिए, एक तरफ थे अंग्रेज, है ना। अंग्रेजों की तरफ से जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन थे? हेक्टर मुनरो। तो ये हेक्टर मुनरो है। इसके अलावा दूसरी तरफ 3 हमारे यहाँ के नवाब थे। एक था बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये पहली इमेज में आप देख सकते हैं, है ना। दूसरी एक और थे सिराजुद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और एक और थे शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे। ठीक है, तो एक तरफ ये 3 लोग थे और एक तरफ थे अंग्रेज। तो बक्सर के युद्ध के अंतर्गत ये आपको चारों नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये एक और थे, और एक और थे ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी तरफ से हेक्टर मुनरो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेज ये वाली युद्ध जीत गए थे और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गए थे। मतलब इनको यहाँ से पेंशन मिलने लगी थी। इसके बदले में जो अंग्रेज थे इनको बंगाल, बिहार, इसके अलावा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी, है ना। और इस युद्ध के बाद से अंग्रेजों का अच्छा खासा नियंत्रण हो चुका था भारत में। आगे बात करते हैं। इसके परिणाम में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजों के हाथों में चला गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया इस युद्ध के बाद से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बक्सर की युद्ध की समाप्ति के बाद बंगाल का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ क्रमशः 2 संधियां की थी। इलाहाबाद की संधि, है ना। 2 संधियां की थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो ये दोनों संधि हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था। ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इसका परिणाम क्या हुआ था तो आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया था। इसके बाद अंग्रेजों को ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी और इसके परिणाम स्वरूप 2 संधियां हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। चलिए अब हम इन संधियों को डिस्कस कर लेते हैं ना। ये आप देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो रीजन है इस क्षेत्र की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी। अब हम देखते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी। 12 अगस्त 1765 को ये संधि हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था? यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुई थी, जो उस टाइम अंग्रेजी गवर्नर थे। तो ये शाह आलम द्वितीय हैं और ये रॉबर्ट क्लाइव हैं। इसके अलावा इस संधि के तहत कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर के मुगल साम्राज्य को सौंप दिया। चूंकि ये हार गए थे, है ना, जो ये 3 लोग लड़ रहे थे साथ में, तो ये हार गए थे। तो इन्होंने क्या किया था कि अवध के नवाब जो कि सिराजुद्दौला थे उनसे इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र छीन करके मुगल बादशाह को सौंप दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके परिणाम में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। ठीक है, तो क्या हुआ? सबसे पहले इन्होंने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर के मुगल बादशाह को सौंप दिया और इसके बदले में इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सारे याद रखने हैं। इसके अलावा मुगल बादशाह को, है ना, इसके अलावा मुगल बादशाह ने 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को यहाँ पर स्वीकार कर लिया था और मुगल बादशाह पेंशन प्राप्त करने लगे थे अंग्रेजों से। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो एक प्रकार से अंग्रेजों का बिल्कुल नियंत्रण स्थापित हो चुका था और जो मुगल बादशाह थे उनको पेंशन पर एक प्रकार से कठपुतली या फिर पपेट नवाब के रूप में स्थापित किया गया था। द्वितीय संधि हम देखते हैं इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 को हुई थी। यह संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत कड़ा और इलाहाबाद को छोड़ करके अवध का शेष क्षेत्र नवाब को लौटा दिया गया है ना। तो जो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र था अवध रीजन का, वो तो शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। इसके अलावा शेष जो क्षेत्र था वो उसको वापस लौटा दिया गया अवध के नवाब को। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला है और ये रॉबर्ट क्लाइव है।
इसके अलावा चूंकि ये लोग युद्ध हारे थे तो इनके ऊपर अंग्रेजों ने जुर्माना भी लगाया था अवध के ऊपर, सूरज-उद-दौला के ऊपर, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा करीब सूरज-उद-दौला पर या फिर अवध राज्य पर करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था चूंकि ये युद्ध में हारे थे। इसके अलावा अवध क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का भी प्रावधान किया गया था इस संधि के तहत, तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब हम थोड़ा अवध राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अवध राज्य की जो स्थापना हुई थी 1722 में एक स्वायत्त या फिर स्वतंत्र राज्य के रूप में हुई थी। किसने की थी? शहादत खान ने इसकी स्थापना की थी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट भी याद रखनी है। इसके अलावा इनका नाम भी याद रखना कि किसने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को 7000 का मनसब एवं बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी या फिर टाइटल भी प्रदान किया था, है ना। तो जो मुगल बादशाह थे या फिर मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह, ठीक है, इन्होंने शहादत खां को 7000 का मनसब प्रदान किया था। इसके अलावा बुरहान उल मुल्क की भी उपाधि प्रदान की थी, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था, है ना। आगे चल करके जो इसका शासक आया शुजा-उद-दौला, है ना, इसने अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था बैटल ऑफ पानीपत थर्ड वाले में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो बस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, तो ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस की। इसके अलावा 1773 में बनारस की संधि शुजा-उद-दौला व वारेन हेस्टिंग के मध्य हुई थी। ब्रिटिश सेना को अवध में रहने की अनुमति दी गई थी इस संधि के अनुसार। इसके अलावा इस संधि के अनुसार शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद एवं कड़ा क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया था। देखिए इलाहाबाद की द्वितीय संधि में मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र था अवध का, वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था या फिर मुगलों को दे दिया गया था, लेकिन इस संधि के बाद इनको ये क्षेत्र इनको वापस से मिल गया था, तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा ब्रिटिश सेना को अवध में रहने की अनुमति भी प्रदान की गई थी इस संधि के अनुसार, तो ये बनारस की संधि भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। शुजा-उद-दौला के बाद अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा फैजाबाद से लखनऊ राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था, तो आपको पता होना चाहिए आसफ-उद-दौला जो थे, इसके बाद वाले जो नवाब थे उन्होंने ही फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित की थी। साथ ही लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा का भी निर्माण करवाया था, है ना। तो इमामबाड़ा जो लखनऊ में है उसका निर्माण किसने करवाया था? आसफ-उद-दौला ने ही करवाया था। अवध के स्वतंत्र शासकों में वाजिद अली शाह अंतिम शासक थे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया था, ठीक है। तो इसका जो अंतिम शासक था वाजिद अली शाह था और लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा कर इसको अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर लिया था, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अवध से रिलेटेड थे सारे मैंने आपको डिस्कस करा दिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भक्ति मूवमेंट या फिर भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह के भगवान की भक्ति प्रचार किया गया, ना। तो भक्ति जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, भारत की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, ठीक है। इस काल में क्या हुआ, बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार हमें देखने को मिले और जो जितने भी भगवान वगैरह थे इनका काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद लेकर के आए थे, ना। तो सबसे पहले आपको पता होगा भक्ति आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था या फिर भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था, है ना। और उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे? रामानंद लाए थे। तो एक फैक्ट है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6वीं-7वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, है ना, दक्षिण भारत से। इसके अलावा सिख धर्म के उद्भव में भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। तो सिख, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो सिख धर्म का विकास हुआ या फिर उद्भव हुआ, ठीक है, इतना फेमस हुआ, तो इसमें जो बहुत बड़ी भूमिका रही कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन की रही, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। चलिए अब एक एक करके हम जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे खासतौर पर जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रामानंद के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। 1299 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो प्रयाग और वाराणसी से इन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए थे, है ना। तो वे अभी पॉइंट मैंने कुछ देर पहले भी आपको डिस्कस कराया कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे वो थे रामानंद। इसके अलावा इन्होंने अपने संप्रदाय को सभी जातियों के लिए खोल दिया था, है ना। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं था, सभी जाति के लोग इनके संप्रदाय को फॉलो कर सकते थे, है ना। ये कास्ट सिस्टम के बहुत खिलाफ थे, ठीक है, कास्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, जाति वगैरह को या फिर जात पात को नहीं मानते थे।
इसके अलावा रामानुज की तरह इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन माना है ना, मतलब इन्होंने भी माना यदि आपको भगवान से मिलना है तो भक्ति ही एकमात्र साधन है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ ये मानते थे। इसके अलावा इनके प्रमुख शिष्यों की बात की जाए तो रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, ये सब इनके शिष्य थे जो कि अलग अलग जाति के भी थे, है ना। अभी हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इतने पॉइंट आपको रामानंद के बारे में याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा कबीर की बात करें तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, काशी में हुआ था 1440 में। ये विवादित है इनका जन्म, है ना। इसके अलावा इन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया, है ना। निराकार ब्रह्म की उपासना से मतलब है कि आप किसी आकार में अपने देवता को इमेजिन नहीं कर सकते, है ना, उसका कोई आकार नहीं होता। तो उस हिसाब से इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। इनकी भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी इनकी भाषा थी। इसके अलावा इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुछ पॉइंट देखते हैं। कबीर के जो उपदेश हैं वो सवद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो आदि ग्रंथ में इनके उपदेश संग्रहित हैं सवद के रूप में। इसके अलावा इनकी जो कबीर वाणी है इनका संग्रह बीजक में है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। बीजक क्या है? इनकी वाणी का संग्रह है, और इनके उपदेश शब्द जो कि सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। आगे बात करते हैं। कबीर ने राम, रहीम, हजरत को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांडों, आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया, ठीक है। तो जो कबीर थे, जो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भगवान को पूजते, तो उन्होंने ये माना कि जितने भी ये भगवान हैं ये एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं। इसके अलावा जो भी जाति प्रथा होती है, धार्मिक कर्मकांड होते हैं, मूर्ति पूजा होती, तो इन्होंने इन सभी का घोर विरोध किया, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एकेश्वरवाद की आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को भी महत्व दिया। मूर्ति पूजा का खंडन किया और उनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए, है ना। ये सभी पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करा दिए। निराकार ब्रह्म की उपासना की, मूर्ति पूजा का ये खंडन करते थे। इसके अलावा इनके जो भी अनुयायी थे वो कौन कहलाए? तो कबीर पंथी इनके अनुयायी कहलाए। कबीर की जो भाषा थी सदुक्कड़ी थी, अभी मैंने आपको बताया। इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी के शब्द भी पाए जाते थे। इसके अलावा सिकंदर लोधी था जो है ना, वो इनके समकालीन था, ठीक है। बताइए सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? ये मैंने आपको अच्छे से चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, तो आप मुझे इसका कमेंट में आंसर दीजिए। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? आगे हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की। आपको पता ही होगा रामचरितमानस की रचना की थी। तो राजापुर गांव बांदा जनपद में इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। इनकी रचना की बात की जाए तो रामचरितमानस, इसके अलावा विनय पत्रिका इनकी रचना है। मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास। धन्ना की बात करते हैं जो कि रामानंद के शिष्य थे। इनका जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बने। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने भगवान को हठात भोजन कराया गया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है इनके बारे में कि इन्होंने हट कर करके भोजन कराया था भगवान जी को, है ना। ऐसा माना जाता है कि जो धन्ना थे इन्होंने भगवान को हठात भोजन कराया था। आगे बात करते हैं श्री वल्लभाचार्य की। तो इनका जन्म चंपारण, वाराणसी में हुआ था। इन्होंने भक्ति साधना पर अत्यधिक जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन माना, ठीक है। तो इन्होंने भी वही चीज़ मानी कि भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है या फिर भगवान का मिलन हो सकता है। प्रमुख शिष्य इनके कौन थे? सूरदास इनके प्रमुख शिष्य थे। इसके अलावा एक और थे रैदास, तो बनारस वाराणसी से संबंधित थे ये। इसके अलावा रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन से संबंधित संत जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, ठीक है। तो मिडिवल हिस्ट्री हमारी यहीं तक थी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस कराई थी। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो बक्सर के युद्ध में अभी मैंने आपको अच्छे से चीज़ बताई थी। सिराजुद्दौला जो थे इन्होंने बक्सर के युद्ध में पार्ट लिया था अवध की ओर से। इसके अलावा मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल नील ने। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो बक्सर का युद्ध मैंने आपको बताया था 2 संधि हुई थी, इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरी संधि, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि से हुआ था। इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच में हुई थी? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और दूसरी संधि किसके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी ना। तो दोनों संधियां भी आपको डिटेल में याद रखनी है। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने की थी।
है ना। बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दी गई थी मुगल बादशाह के द्वारा, मैंने आपको बताया था, है ना। इन्होंने 1722 में स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हो गया, तो ये मैंने आपको बताया था 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो वाजिद अली शाह ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, जो कि अंतिम शासक भी थे अवध के। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, उस समय बंगाल के गवर्नर थे। इन्हीं के मध्य में संधि भी हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि। अगला क्वेश्चन है, अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया, तो अभी मैंने बताया 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था कुप्रशासन का आरोप लगा करके। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का युद्ध नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब किया गया था, तो 1764 में हुआ था, 22 और 23 अक्टूबर 1764 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हुई थी, तो प्रथम वाली जो संधि हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुई थी, और दूसरी वाली सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। तो दोनों संधियां भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किस नवाब द्वारा लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया, तो आसफउद्दौला, मैंने आपको बताया था आसफउद्दौला के द्वारा लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया। इसके अलावा इसने कैपिटल को भी ट्रांसफर किया था, तो आप मुझे कमेंट में बताइए इसने कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किस कवि के द्वारा लाया गया, तो रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की वाणी का संग्रह वीजक नाम से प्रसिद्ध है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। कबीर की जो वाणी है वो वीजक नाम से संग्रहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है, तो सदुक्कड़ी इनकी भाषा को कहा जाता है। किस कवि के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बल्लवाचार्य या फिर मद बल्लवाचार्य। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बल्लवाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैदास किस संप्रदाय की स्थापना की थी, या फिर रैदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी रैदास जी ने। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे कबीर। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे 18 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमने ये 2 पार्ट में मिडिवल हिस्ट्री को कवर कर लिया।